हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 8। इससे पहले 7 सेट ऑलरेडी अपलोडेड है, साथ ही बहुत सारे सेट्स जो हैं वो अवेलेबल है। अगर आप नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, घटना चक्र का तो क्लास चल ही रहा है। उसमें मध्यकालीन भारत खत्म हो गया, अभी आधुनिक भारत और साथ ही साथ भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास आप लोगों को अवेलेबल करवाई जा रही है। साथ ही साथ हम लोगों ने एक डेली शाम को 4 बजे एक क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया है बिहार दरोगा प्री एग्जाम के लिए, तो उसे देखना आप ना भूलें। उसमें कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभदायक होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि सक्षम अभियान की शुरुआत जो है वो निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा की गई है। तो देखिए, सक्षम अभियान जो है वो हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने का एक अभियान है, जो कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। एक चीज़ याद रखिएगा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ष 2020 के लिए WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। WTA का मतलब होता है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन ऑफ द प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। किस टेनिस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सोफिया केनिन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोफिया केनिन। सोफिया केनिन की अगर बात करते हैं तो ये एक अमेरिकी टेनिस प्लेयर हैं। नेक्स्ट है हमारा दिसंबर 2020 में भारत और किस देश ने पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन किया है? तो यह भारत और फिनलैंड ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिनलैंड। फिनलैंड की अगर बात करते हैं तो ये एक यूरोप का देश है और इसकी राजधानी जो है वो हेलसिंकी है। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य की नोंगपोक सिकामाई पुलिस स्टेशन को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है? तो ये जो नोंगपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन है ये मणिपुर के थैबल जिला में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। मणिपुर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी जो है वो है इम्फाल। मुख्यमंत्री का नाम है बीरेन्द्र सिंह और राज्यपाल का नाम है नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट है हमारा कि पूर्ण रूप से जैविक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? देखिए, यहाँ राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है। राज्य आप लोगों को पता होगा कि 2016 में ही सिक्किम को पूर्ण जैविक राज्य घोषित किया गया था, लेकिन यहाँ केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी राजधानी जो है वो है कावारती। नेक्स्ट है हमारा द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के लेखक कौन है? तो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इनकी और भी कुछ अनइम्पॉर्टेंट पुस्तक है, जैसे याद रखिएगा द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, इरा एंड इरा ऑफ डार्कनेस और भाई आई एम हिंदू। नेक्स्ट हमारा ऑल इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 की महिला एकल खिताब की विजेता निम्न में से कौन है? तो उनका नाम है ताई जू यिंग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ताई जू यिंग। और यही अगर पुरुष एकल की बात करता है तो विक्टर एक्सेल सेन जो है वो पुरुष एकल के विजेता हैं। नेक्स्ट हमारा अर्जुन पुरस्कार 2020 के विजेता विशेष भृगुवंशी का संबंध किस खेल से है? तो वो किस खेल से है? बास्केटबॉल से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बास्केटबॉल। अगर हम लोग अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं तो 2020 में 27 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है और जो पुरस्कार राशि है वो 15 लाख रुपए है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक बनाया गया है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का जो महानिदेशक है वो डैरोन टैंग को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना जो है वो 1967 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नवंबर 2020 में दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया था। इसमें किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? तो देखिए, प्रथम पुरस्कार मिला है तमिलनाडु को, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर है राजस्थान। वहीं अगर हम लोग जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री की बात करते हैं तो इनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट है हमारा कि नवंबर 2020 में किस वाद्य यंत्र के मशहूर वादक TN कृष्णन का निधन हो गया है? तो TN कृष्णन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वायलिन के वादक थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वायलिन। और TN कृष्णन जो थे उनको पद्मश्री, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी ये सब पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है।
नेक्स्ट हमारा कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है वो 5 नवंबर को मनाया जाता है। नवंबर में और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेज है जो मनाए जाते हैं, जैसे 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि 27 में भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 20 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन जो है वो भारतीय नौसेना के द्वारा अंडमान सागर में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान सागर। और इसमें यह अभ्यास में भारतीय नौसेना और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर के बीच किया जाता है और कब से 1994 से प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में कहाँ भारत डच संयुक्त कृषि कार्य योजना के तहत सब्जियों तथा फूलों की उत्कृष्ट केंद्र का शुभारंभ किया गया है। तो यह कहाँ किया गया है? केरल में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल के वायनाड जिले में यह किया गया है। केरल की अगर हम लोग बात करते हैं तो केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट हमारा कि वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है। तो इसमें भारत का स्थान जो है वो है 94। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 94। और यह सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है बेलारूस और ये जारी कौन करता है? एक जर्मन की संस्था है जिसका नाम है बेल्ट हंगर हिल्फे, उसके द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि एशियन पैरा खेल 2020 का शुभांकर होगा। तो इसका शुभांकर क्या होगा? फेई फेई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेई फेई। और एशियन पैरा खेल 2020 जो है वह चौथे एशियान पैरा खेल है जिसका आयोजन जो है वो 2022 में किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश ने हैवी लिफ्ट अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। तो यह रूस के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। रूस की राजधानी है मॉस्को, यहाँ की करेंसी है रूबल, यहाँ के संसद को बोला जाता है पीपुल्स कांग्रेस और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट है हमारा कि दिसंबर 2020 में किस देश के द्वारा जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई है। तो यह न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। इससे पहले ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, ये सब सारे देशों ने भी जलवायु आपातकाल की घोषणा कर चुका है। नेक्स्ट है हमारा कि यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है। तो यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो है लाहौर। और दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर है नई दिल्ली और तीसरे स्थान पर है नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल शुरू की जाएगी। तो यह महाराष्ट्र में शुरू किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की एक टेक्सटाइल मिल है जिसका नाम है जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल, उसी को एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में कस्तूरी नाम से भारत के किस फसल के लिए ब्रांड और लोगो का लोकार्पण किया गया है। तो यह किसके लिए किया गया है? यह कपास के लिए किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कपास। तो आप लोगों को पता होगा कि 7 अक्टूबर को कपास दिवस मनाया जाता है और इसी 7 अक्टूबर 2020 को विश्व कपास दिवस के अवसर पर ही वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा भारतीय प्रीमियम कपास को कस्तूरी कॉटन के नाम से ब्रांड और लोगो जारी किया गया है। कपास की अगर हम लोग बात करते हैं तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो है चीन और भारत में अगर राज्यों में बात कीजिएगा तो गुजरात जो है वो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है हमारा कि सितंबर 2020 में भारत और किस देश के बीच पहले कार्गो फेरी सेवा की संयुक्त रूप से शुरुआत की गई है। तो यह किसके बीच किया गया है? मालदीव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। मालदीव की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी है माले, करेंसी है रूसिया और यहाँ के संसद को बोला जाता है मजलिस। नेक्स्ट हमारा कि किसने वर्ष 2020 में डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट जीता है। तो ये किसके द्वारा जीता गया है? ये कनाडा की लेखिका है जिनका नाम है मार्गरेट एटवुड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक चीज़ और याद रखिएगा, यह जो डेटन लिटरेरी पीस प्राइज है, यह पुरस्कार जो है वो शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए साहित्य की शक्ति को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2020 के लिए फरवरी 2021 में जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष
स्थान निम्न में से किस जिलों को प्राप्त हुआ है। देखिए यह रैंकिंग जो है वो हर महीने जारी की जाती है। यहाँ आपसे पूछ रहा फरवरी 2021 में, तो फरवरी 2021 में पहले स्थान पर है श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी श्रावस्ती। द्वितीय स्थान की अगर बात करते हैं तो वो त्रिपुरा का धलाई है। वहीं अगर हम लोग नीति आयोग की बात करते हैं तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह जो है वो एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसका गठन जो है वो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के जगह पर किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि किस मंत्रालय के द्वारा एक टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन सेवा किरण का शुभारंभ किया गया है। तो यह कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट है यहाँ से आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स का क्वेश्चन जो है वो सॉल्यूशन उसका जो है वो मैं पीडीएफ में अटैच कर दिया हूँ। अगर आप उसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप पीडीएफ के लास्ट में जाके देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा आप लोगों को पता होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ है आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान क्या होगा। देखिए कार्य का मान तभी हो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया, क्योंकि वो चढ़कर उतर गया तो विस्थापन 0 हो गया, और विस्थापन 0 हो गया तो कार्य का मान भी 0 हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य। नेक्स्ट हमारा कि एक पार्सेक निम्न में से किसके बराबर होता है। तो एक पार्सेक जो है वो 3.26 लाइट ईयर या फिर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन एक अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि नहीं है डैट मीन्स कि वो क्या होगी, सदिश राशि होगी। और सदिश राशि आप लोगों को पता होगा कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का जरूरत होता है, मतलब दिशा और परिमाण दोनों की ज़रूरत होती है, उस राशि को हम लोग सदिश राशि कहते हैं। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्या है, एक सदिश राशि का उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किस स्थिति में ध्वनि का वेग जो है वो अधिकतम होगा। ध्वनि का वेग अधिकतम कब होगा, तो यहाँ अगर दिए गए ऑप्शन में देखिएगा तो 27 डिग्री आर्द्र वायु में अधिकतम होगा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि तापमान और आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है, बढ़ता है, और घटने से घटता है। तो 27 डिग्री आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग जो है वो अधिकतम होगा। नेक्स्ट है हमारा चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो चुंबक के चारों ओर का वैसा क्षेत्र जो चुंबक के प्रभाव का अनुभव करता है उसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला और सीजीएस मात्रक होता है गॉस। तो यहाँ आपसे एसआई मात्रक पूछा है तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्ला। नेक्स्ट है हमारा कि यदि 200 वाट के बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा जलता है तो 10 दिन में कितनी यूनिट बिजली जो है वो खपत होगी। तो देखिए कुल ऊर्जा बराबर वाट इंटू में घंटा होता है। तो 200 वाट का बल्ब है और 5 घंटा डेली जलता है, और कितने दिन तक, 10 दिन तक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 वाट घंटा, और 1 यूनिट बराबर 1000 वाट घंटा होता है। तो 1000 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10 यूनिट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 यूनिट। नेक्स्ट हमारा कि यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए द्रव्यमान पूछ रहा है, तो द्रव्यमान तो कभी नहीं बदलता है। गुरुत्वीय त्वरण के परिवर्तन से क्या होता है, भार में भले परिवर्तन हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान क्या है वो तो कहीं भी लेके जाइए सेम ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है हमारा कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब पानी में नमक मिलाया जाएगा तो उसका क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक क्या है, घटेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वथनांक जो है वो बढ़ेगा और गलनांक जो है वो घटेगा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में ही होती है, ध्वनि में नहीं होती है। तो यह घटना है पोलराइजेशन की, जिसको हम लोग ध्रुवन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवन। क्योंकि ध्रुवन जो है वो अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है, और अनुप्रस्थ तरंग वैसी तरंग होती है जिसके संचार के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा कि स्थिर अनुपात का नियम जो है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो स्थिर अनुपात का जो नियम है वो जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था, और यह नियम यह कहता है कि किसी रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ प्राउस्ट।
नेक्स्ट है हमारा कि CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है, तो इसमें किस प्रकार का पाया जाता है, SP। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CO2 हो गया, C2H2 हो गया, BCl2 हो गया, ये सब में यही पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य क्या कौन करता है। देखिए विमंदक का कार्य क्या होता है, विमंदक का मेन जो कार्य होता है वो होता है कि न्यूट्रॉन को अवशोषित करना, और वो कौन करता है, भारी जल भी करता है और ग्रेफाइट भी करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भारी जल और ग्रेफाइट दोनों। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह व्यवहार कौन करता है, नाइट्रस एसिड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, HNO2। नेक्स्ट हमारा कि पटाखे में लाल रंग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो लाल रंग जो है वो स्ट्रोसियम के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ याद रखिएगा एक पूछा जाता है हरा रंग किसके कारण होता है, तो अगर हरा रंग आपसे पूछा जाएगा तब आपका आंसर बेरियम हो जाएगा। हरा रंग जो है वो बेरियम के कारण होता है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सा कोशिकांग जो है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, रसघानी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, और इसमें जल, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट ये सब उपस्थित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रसघानी। नेक्स्ट हमारा कौन सा इंजाइम जो है वो वसा को बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है, तो ये कौन सा इंजाइम करता है, ये लाइपेज इंजाइम करता है। तो इस क्वेश्चन देखिए लाइपेज ऑप्शन में नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो कॉकरोच में होती है 13। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 8 से याद रखिएगा कि केचुओं के हृदय में 8 होती है, और अगर मनुष्य का हृदय आपसे पूछ ले तो मनुष्य का हृदय जो है वो 4 कोष्ठों का बना हुआ होता है। अगले भाग में एक दायां आलिंद और एक बायां आलिंद, और हृदय के पिछले भाग में एक दायां निलय और एक बायां निलय होता है। नेक्स्ट हमारा कि रक्त बिंबाणु का जीवन काल क्या होता है, तो रक्त बिंबाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स, तो ब्लड प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो 3 से 5 दिन का तक होता है, और यह जो है वो ब्लड को गाढ़ा बनाता है और रक्त को जमने में भी मदद करता है। इसकी औसत संख्या जो होती है वो 2.5 लाख से 3 लाख होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 से 5 दिन। नेक्स्ट है हमारा अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है, तो ये विखंडन होता है। विखंडन प्रक्रिया का कहने का मतलब है कि अमीबा का जो शरीर है वो 2 भागों में विखंडित होकर 2 नए जीवों का निर्माण कर देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विखंडन। नेक्स्ट हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है, तो यह धौलावीरा से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा। धौलावीरा से याद रखिएगा यहाँ से 10 चिन्हों वाला बड़ा अभिलेख, मिट्टी का कंघा और स्टेडियम के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके उत्खनन जो है वो रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया है, और धौलावीरा जो है वो लूनी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है हमारा उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, बादरायन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी, तो हाटक किस महाजनपद की राजधानी थी, ये थी कंबोज की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंबोज। असमक की अगर बात करते हैं तो असमक की राजधानी क्या थी, पोटली या पोतन। गंधार की राजधानी थी तक्षशिला, और सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। यहाँ आपसे हाटक पूछ रहा है, तो हाटक किसकी राजधानी थी, कंबोज की। महाजनपद की अगर बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है उससे हमें जानकारी मिलती है कि टोटल 16 महाजनपद थी। नेक्स्ट हमारा कि किसने अवंती के शासक चंड प्रघोत के इलाज के लिए अपना राजवैद्य जीवक को भेजा था, तो जीवक किसका राजवैद्य था, बिंबिसार का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन होगा, बिंबिसार। एक चीज़ याद रखिएगा, ये बिंबिसार जो था वो महात्मा बुद्ध के भी सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हर्यक वंश का संस्थापक था, और यह मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। ये इसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी भी बनाया था, और फिर इसका बेटा अजातशत्रु इसका हत्या करके 493 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठ जाता है। बिंबिसार की अगर बात करें तो बिंबिसार जो है वो लगभग मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन करता है। नेक्स्ट हमारा कि भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी, तो भारत में कुषाण वंश की जो स्थापना है वो कुजुल कटफेसिस के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी, पुरुषपुर या पेशावर जो है वो कुषाण वंश की राजधानी थी।
नेक्स्ट है हमारा कि तुगलकनामा की रचना किसने किया था। तो तुगलकनामा की रचना जो है वो अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। इसमें तुगलक वंश से संबंधित घटनाओं का वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो से याद रखिएगा, इसने तबला का आविष्कार भी किया था और अमीर खुसरो जो था वो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। नेक्स्ट हमारा कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इल्तुतमिश की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आराम शाह की हत्या करके 1211 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर बैठता है और यह पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति भी प्राप्त करता है। इससे याद रखिएगा, इसने एकता प्रणाली भी चलाए थे और सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया था और एक 40 गुलाम सरदार का संगठन, सैन्य संगठन भी बनाया था जिसे तुर्कान चिहलगानी के नाम से जाना गया था। नेक्स्ट है हमारा कि दार उल सफ़ा की स्थापना किसने किया था। तो दार उल सफ़ा की स्थापना जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। यह एक राजकीय अस्पताल था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक से याद रखिएगा, यह खलीफा द्वारा इसको कासिम अमीर उल मोमनीन की भी उपाधि दी गई है। ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला यह पहला शासक था। इसने 5 बड़ी नहर का और 300 नए नगरों की भी स्थापना किया था। इसने दीवान खैरात, दीवान बंदेगान की स्थापना किया था और इसने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट हमारा कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। तो यह किसके, ये देवराज द्वितीय के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, देवराज द्वितीय। देवराज द्वितीय जो था वो संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था। वहीं अगर हम लोग अब्दुल रज्जाक की बात करते हैं तो अब्दुल रज्जाक के अनुसार विजयनगर में जो पुलिस वालों का वेतन था वो वेश्यालय की आय से दी जाती थी। नेक्स्ट है हमारा कि शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण किया था। तो कब किया था, 1674 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1674। 1674 में ही उन्होंने अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में करवाया था। राज्याभिषेक की जो प्रक्रिया है वो काशी के पंडित गंगाधर के द्वारा संपन्न करवाई गई थी और इसी अवसर पर शिवाजी जो थे वो छत्रपति की उपाधि धारण किए थे। शिवाजी से याद रखिएगा, शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले, माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी से एक संधि बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो है पुरंदर की संधि, जो कि 1665 में महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है और शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया था। नेक्स्ट हमारा कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था। तो ये किसने बनाया था, नीना डू कुन्हा ने 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों का राजधानी बनाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नीना डू कुन्हा। नेक्स्ट हमारा अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई थी। पेरिस की संधि हुई थी 1763 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1763। और इसी संधि के द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था। इस संधि की शर्तें के अनुसार अंग्रेज जो थे वो फ्रांसीसियों को भारत में जीती गई सारी फैक्ट्रियाँ लौटा दिए थे और अब फ्रांसीसी जो है वो अपनी फैक्ट्रियों के किलेबंदी नहीं कर सकता था और ना ही वहाँ सैनिक रख सकता था। नेक्स्ट हमारा कि तत्बोधनी सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था। तो ये इसकी स्थापना जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा और कब किया गया था, 1839 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता कब हुआ था। तो पूना पैक्ट हुआ था सितंबर 1932 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 1932। और पूना पैक्ट के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था जो है वो समाप्त कर दी गई थी। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा जो है वो म्यांमार से नहीं मिलती है। देखिए म्यांमार की अगर अब लोग बात करते हैं तो टोटल 1643 किलोमीटर की सीमा जो है वो म्यांमार साझा करता है भारत के साथ और 4 राज्यों के साथ वो सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यानी वो त्रिपुरा के साथ नहीं बनाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। याद रखिएगा भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। और भारत के कुल 16 राज्य जो हैं वो पड़ोसी देशों की सीमा के साथ जुड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कि गॉडविन आइंस्टीन पर्वत शिखर जो है वो किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो यह किस में स्थित है,
यह जो है वो काराकोरम में स्थित है। और गॉडविन आर्मस्ट्रिंग जो है वो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और यह वर्तमान में जो पाक अधिकृत कश्मीर है POK है उसके अंतर्गत आता है और यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। देखिए ट्रांस हिमालय की अगर हम लोग बात करते हैं तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये सब जो है वो ट्रांस हिमालय क्षेत्र की पर्वत श्रेणियाँ हैं। नेक्स्ट हमारा कि जुकू घाटी किस राज्य में स्थित है, तो जुकू घाटी जो है वो नागालैंड में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। और यह जो घाटी है वो जून एवं सितंबर माह में जंगली फूलों से ढकी रहती है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस नदी का प्रवाह जो है वो केवल भारत में है, तो कौन सी नदी का प्रवाह केवल भारत में है, ब्यास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्यास। ब्यास नदी जो है वो रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है और यह हरिके नामक स्थान पर सतलज से जाके मिलती है जहाँ की हरिके बैराज का निर्माण किया गया है। ब्यास नदी से एक चीज़ याद रखिएगा, ब्यास नदी जो है वो कुल्लू घाटी से बहते हुए धौलाधर पर्वत को पार करके पंजाब के मैदान में पहुँचती है। नेक्स्ट है हमारा कि तवा किस नदी की सहायक नदी है, तो तवा हो गया, बंजर, शेर, ओरसोंग ये सब जो है वो नर्मदा की सहायक नदियां हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। नर्मदा की अगर उद्गम की बात करते हैं तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। यह नदी जो है वो डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है और यह रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट हमारा उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा जो है वो किस राज्य में होती है, तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा जो है वो तमिलनाडु में होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। इसकी जो समय अवधि है वो है जनवरी फरवरी और लगभग 2.6% वर्षा जो है वो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। देखिए तमिलनाडु की अगर हम लोग बात करते हैं तो तमिलनाडु जो है वो पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, इसी कारण यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा काफ़ी कम वर्षा होती है। नेक्स्ट हमारा मेट्टूर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो मेट्टूर परियोजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह तमिलनाडु में है और कावेरी नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी। कावेरी नदी का जो उद्गम है वो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिर पहाड़ियाँ से है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। कावेरी की सहायक नदियाँ के नाम भी याद रखिएगा, हेमावती, अमरावती, अर्कावती, भवानी, ये सब जो है वो कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है हमारा कि तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में स्थित है, तो तातीपाका कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है, तो यह महाराष्ट्र में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। तमिलनाडु जो है वो दूसरे स्थान पर, सॉरी उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक तो पूछा जा सकता है कि जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस में है, तब तो आपका पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे तमिलनाडु। लेकिन अगर पूछ दे कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला कौन है, तो प्रतिशत वाला पूछेगा तब पहले नंबर पे गोवा, दूसरे नंबर पे मिजोरम और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। और अगर न्यूनतम पूछ देगा तब सिक्किम, आंध्र प्रदेश और नागालैंड। नेक्स्ट हमारा भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो है कच्छ का रण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कच्छ का रण। और मन्नार की खाड़ी जो है वो दूसरा सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट हमारा कि लोही एक नस्ल है, तो लोही किसकी नस्ल है, भेड़ की नस्ल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भेड़ की नस्ल है। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन जो है वो निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है, तो भारतीय संविधान के अगर संशोधन की बात करते हैं तो भाग 20 अनुच्छेद 378 और लिया गया है साउथ अफ्रीका के संविधान से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 368, सॉरी 378 मैं बोल दिया, 368 होगा और भाग 20 में है और लिया कहाँ से गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। एक चीज़ याद रखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक जो है वो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा कि किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लागू है तो यह अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है, यह अधिकतम जो है वो 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष। देखिए एक बार में अगर संसदीय अनुमोदन होता है तो उसके बाद 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, फिर इसे आगे बढ़ाने के लिए पुनः संसदीय अनुमोदन किया जाता है और इस तरह से यह अधिकतम 3 वर्षों तक प्रभावी रह सकता है। एक चीज़ याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 356 में किया गया है और सबसे पहले 1951 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था।
नेक्स्ट है हमारा कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। तो यह साधारण बहुमत के द्वारा ही पारित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत के द्वारा। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब राज्य में आपात की घोषणा होती है उसके बाद संघ न्यायिक कार्य को छोड़कर राज्य प्रशासन के कार्य जो है वो अपने हाथ में ले लेता है। नेक्स्ट है हमारा कि संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे। संसदीय प्रक्रिया में यह नवाचार जो है वो भारत की देन है, बिल्कुल शून्यकाल जो है वो भारत की ही देन है। यह वर्ष 1962 से जारी है, ये भी बिल्कुल सही है। यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। शून्यकाल प्रश्नकाल के पहले शुरू होता है, ये गलत है, क्योंकि शून्यकाल जो है वो प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है, ना कि पहले शुरू होता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो निर्वाचन भाग 15 सुमेलित है, आपातकालीन उपबंध भाग 18 सुमेलित है, संविधान संशोधन भाग 21 ये गलत है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा संविधान संशोधन जो है वो भाग 20 में है, वहीं भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट जो है वो निम्न में से किसे सौंपता है। तो वो राष्ट्रपति को सौंपता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। एक चीज़ याद रखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और यह सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है। यह जो है वो सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है और यह संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा कि पंचायतों को संवैधानिक अधिकार प्रदान करने की सिफारिश जो है वो सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा किया गया था। तो ये लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसी समिति के सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है। तो यह अनुच्छेद 143 के आधार पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 143 के आधार पर। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, राष्ट्रपति सलाह तो ले सकता है लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति से इंपॉर्टेंट अनुच्छेद अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, जैसे कि अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 53 में है राष्ट्रपति का शक्ति कार्य, 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन, 61 में है महाभियोग, 72 में है क्षमादान की शक्ति, 85 में है लोकसभा विघटन की शक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर और 123 में है अध्यादेश। नेक्स्ट हमारा कि वर्तमान में राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। देखिए मैक्सिमम अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी वर्तमान पूछ रहा है, तो वर्तमान में 245 सदस्य हैं जिसमें 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 233। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा विषय जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, यह पूछ रहा है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन नहीं आता है, पंचायती राज नहीं आता है, क्योंकि पंचायती राज्य जो है वो राज्य सूची का विषय है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज्य। वहीं अगर हम लोग पंचायती राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं, पंचायती राज करो, शिक्षा, परिवार नियोजन और वन की अगर बात कीजिएगा तो यह संविधान के 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, जानवर तथा पक्षियों को सुरक्षा, ये सब विषय को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारा कि ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। तो ग्राम पंचायत की बैठक जो है वो कम से कम 2 माह में कम से कम एक बार किया जाना अनिवार्य है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 माह में कम से कम एक बार। ग्राम पंचायत से आप लोगों को याद आ गया होगा अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में ही ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति या कोरम आवश्यक है। तो कितनी आवश्यक है, सदस्यों की कुल संख्या का आधा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें कुछ लक्षण जो है वो राज्य अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं और कुछ लक्षण जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के द्वारा किया जाता है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। CSO का स्थापना जो है वो 1951 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय आय की अगर हम लोग बात करते हैं तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान जो उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का जो मूल्य है वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। और भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सही है, यह पूछ रहा है आपसे। आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों को प्रदर्शित करती है, बिल्कुल सुमेलित है, मतलब सही है। और आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तनों को भी प्रदर्शित करती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो यह IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। IMF की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1944 में, इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC में और टोटल मेंबर कंट्री है इसके 189। नेक्स्ट है हमारा कि कृष्ण क्रांति यानी कि ब्लैक रेवोल्यूशन जो है वो किससे संबंधित है, तो ये पेट्रोलियम उत्पादन से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम उत्पादक। वहीं अगर आपको रासायनिक उर्वरक उत्पादन की बात करना है तो याद रखिएगा भूरी क्रांति। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन एक जो है वो अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करता है, तो यह कौन सा है, ये है E-NAM। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और यह जो है वो किसानों और व्यापारियों की देश में किसी भी कृषि मंडी में कृषि उत्पादों को खरीदने और बेचने की सुविधा जो है वो प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा कि स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, तो यह किया गया है 1948 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1948। नेक्स्ट है हमारा कि श्रम गहन उद्योग वो है जहाँ, तो जहाँ अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है उसको श्रम गहन उद्योग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन की जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो किस देश में स्थित है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। और यह रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के लगभग समानांतर केप यॉर्क प्रायद्वीप के दक्षिण में तस्मानिया द्वीप तक विस्तृत है। वहीं अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट हमारा रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है, तो रीगा किसकी राजधानी है, ये लातविया की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं लिथुआनिया की राजधानी है विलियंस और कोसोवो की राजधानी है प्रिस्टिना और मैसेडोनिया की राजधानी है स्केपजे। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन एक भू आवेशित यूरोपीय देश नहीं है, तो कौन नहीं है, लिथुआनिया नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लिथुआनिया जो है वो बाल्टिक सागर से अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट हमारा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क से और भी याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये सब का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूनिसेफ की जो स्थापना है वो 1946 में हुआ था, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में और इसका मेंबर कंट्री है 191। नेक्स्ट हमारा बाकर कप जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो बाकर कप हो गया, प्रिंस ऑफ वेल्स कप हो गया, डेनियल कप हो गया, राइडर कप हो गया, ये सब का संबंध जो है वो गोल्फ से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ। नेक्स्ट हमारा रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो रेड क्रॉस की स्थापना जो है वो 1863 में हेनरी ड्यूनेट के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1863। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में स्थित है। रेड क्रॉस से याद रखिएगा एक विश्व रेड क्रॉस दिवस भी 8 मई को मनाया जाता है जो कि इसके संस्थापक ड्यूरेट का जन्मदिन है। रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य जो है वो युद्ध या विपदा के समय में कठिनाइयों से राहत दिलाना है। और रेड क्रॉस से एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखिएगा, इसे 3 बार 1917, 1944 और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। शाम को आप लोगों को 4 बजे वाला जो क्लास है क्यूक रिविजन का बिहार SI का, उसको करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।